एशिया टाइम्स स्पेशल में मिनहाज मोहम्मद ख़ान का आदाब। हम एक बार फिर आपके सामने हैं। हमारे साथ हैं प्रमोद पाबा जी, जिनसे हम कुछ सवालात करेंगे आज के बारे में, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, और हमारे जो दर्शकों ने हमसे सवालात पूछे हैं हम उनको भी इस शो में शामिल करेंगे। आखिर में वो भी आप सुन सकते हैं। अगर आप भी कुछ सवालात पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवालों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी के साथ, ताकि हम अगले शो में उन सवालात को शामिल करें। और अब हम रुख करते हैं सीधे प्रमोद पावा जी की तरफ। प्रमोद साहब, आपका एक बार बहुत बहुत फिर से शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर, और शुक्रिया जी, और हमें बड़ा अच्छा लगा पीछे जिस तरह से आपने हमें कुछ सजेशन दिए, कुछ अच्छी चीज़ें बताई लोगों के लिए, और लोगों ने उसको सराहा। और उसके साथ साथ उन्होंने क्वेश्चंस भी हमसे किए हैं जो हम इस शो के आखिर में आपसे पूछेंगे। जी जरूर। जी, तो अभी हमारा आज के लिए पहला सवाल ये है कि जिस तरह से कल अमेरिका में एक हंगामा शुरू हुआ, एक काले आदमी की डेथ होती है, उसके लिए फिर एक गुस्सा उबलता है, और आज सुबह तक की खबरों में ये था कि पूरा अमेरिका तहस नहस कहीं ना कहीं लोगों ने कर दिया है, जो सिक्योरिटी उनकी थी उसको। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको शायद पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि जितने भी आंदोलन होते हैं या जो हंगामे होते हैं, ये पब्लिक एकदम नहीं आ जाती। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है एजेंसीज की। वो पहले से अपने स्लीपिंग सेल बना के रखती है, एनजीओ बना के रखती है। आपको याद होगा, यही वर्डिंग मैंने पिछली बार भी बोली थी। तो जो जॉर्ज की वहां पर मर्डर हुआ है, या जो पुलिस वाले के हाथ से वो मारा गया है, अगर आप देखें तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा होता रहा है। क्योंकि ट्रंप खुद भी दक्षिणपंथी सोच वाले हैं, जैसे हमारे यहाँ की दक्षिणपंथी पार्टियां हैं। तो इन्होंने भी एक नफरत की एक ऐसी बुनियाद कायम कर दी कि हर यंगस्टर्स के दिमाग में ये नजर आने लगा कि आज अगर मेरी गरीबी है या मैं दिक्कत में हूं तो इसकी वजह दूसरी कम्युनिटी है। फिर उसने नारा लगाया ओनली फॉर अमेरिका, या और ओनली फॉर अमेरिका का मतलब यह है कि ओनली फॉर वाइट। तो अपने आप में कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक खास समुदाय के, जैसे हमारे यहाँ भी के खास समुदाय के लिए हम एक नफरत की पैदावार हमने शुरू कर दी है पिछले कुछ सालों से। तो ऐसा ही वहां पे भी होता रहा। अच्छा, उसके बाद दूसरा वहां पे लूटपाट का कारण ये रहा कि अमेरिका की के लोगों का रहन सहन ऐसा है कि वो एक हफ्ते से ज्यादा की गुंजाइश नहीं रखते। हम लोग तो फिर भी महीना 2 महीना का राशन अपने यहाँ रखते हैं, वो सिर्फ एक हफ्ते का रखते हैं। अगर वो सोमवार को उनको सैलरी नहीं मिलती तो मंगलवार को भूखमरी की हालत आ जाती है। इन्होंने $1000 पर पर्सन दिया है, लेकिन उससे उनका गुजारा नहीं हो रहा है। अब मौका मिला, भीड़ बाहर आई, भीड़ को उकसाने वाले लोग बाहर आए, और कहीं ना कहीं हो सकता है, अब कंफर्म तो नहीं कहते, लेकिन शायद सरकार ने भी इतनी कोशिश नहीं की कि उनको रोका जाए। उसकी वजह से अगर आप देखें वहां के जो लाइव टेलीकास्ट आ रहे हैं, उसमें सब यही दिखाया जा रहा है कि सिर्फ काले ही नहीं है, गोरे लोग भी लूटपाट कर रहे हैं। इसको अभी जस्टिस काटजू का एक ब्लॉग आया था, उसमें इन्होंने कहा था इट इज कॉल्ड एज हंगर लूट। एक भूखमरी की लूट होती है। और जब आदमी को भूख लगती है, भूखमरी हो जाती है, बेरोजगारी हो जाती है, तो अल्टीमेटली वो गोदाम लूटता है, दुकानें लूटता है। जैसे अभी हमारे यहाँ स्टेशन पे पानी की बोतलें लूटी गई या खाने का सामान लूटा गया। अभी दिल्ली में भी एक सब्जी मंडी में लोगों ने आम ही लूट लिए और कुछ नहीं मिला। तो और उसमें जरूरी नहीं था कि लूटने वाले सब ए संप्रदाय के थे या बी संप्रदाय के। जिसको मौका लगा उसने हाथ साफ कर लिया। ऐसा ही यहाँ सन 84 में भी हुआ, जब सिखों के नाम पर दंगे फसाद शुरू हुए। तो उन दंगों में वो लोग भी इन्वॉल्व थे जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वो लोग भी इन्वॉल्व थे जिनका कांग्रेस से या इंदिरा गांधी से कोई सिंपैथी नहीं थी, लेकिन वो इसलिए लूट में लग गए कि चलो दुकानें लूट रही हैं, एक थोड़ा बहुत सामान हमारे हाथ में भी आ जाएगा। तो वहाँ अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है। और शायद इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि वहाँ की सरकार ये चाहती हो, ट्रंप ये चाहते हो कि लूटपाट हो, दंगे फसाद हो, इमरजेंसी लगा दें, आगे चुनाव ना होने पाए क्योंकि चुनाव उनके सिर पर है।
तो कहीं ना कहीं विश्व व्यवस्था को बदलने के लिए एक ये भी सहारा हो सकता है। और सिर्फ ऐसा अमेरिका में नहीं हुआ, ऐसा ब्राजील में भी हुआ है और भी कई कंट्रीज में हुआ है। आप तो मौला से दुआ करें कि इंडिया में ऐसा ना हो। जी, हम कोशिश भी यही करेंगे और दुआ भी हमारी यही है। लेकिन अगर हम इंडिया को इस पस मंज़र में देखें, जिस तरह से सीए एनआरसी के अगेंस्ट हंगामे शुरू हुए और भी कई तरह के प्रोटेस्ट चल रहे थे। पीछे जैसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की बात की, लेबर लॉज़ को सॉरी, उसके लिए भी लोगों ने कहा हम सड़कों पर आएँगे। अब लॉकडाउन जैसे रात अनाउंस कर दिया गया, कुछ खबरें अब भी आ रही हैं कि पूरी तरह से ऑलमोस्ट खोल दिया गया है, कुछ लिमिटेड एरियाज़ बंद हैं, जिसमें आप जिम कर सकते हैं, होटल्स कह सकते हैं या स्कूल, कॉलेजेस बंद हैं अभी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है लॉकडाउन खुलने के बाद इंडिया में हम उसी तरफ जाएँ, अगर प्रोटेस्ट दोबारा शुरू होंगे? उम्मीद कम है। उम्मीद इसलिए कम है कि हमारी दक्षिण एशिया की नस्लें जो हैं, हालांकि नस्लवादी टिप्पणी है, करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये जी, हकीकत है कि हम लोग चाहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो हम एक संकर नस्ल के लोग हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी सभ्यताएं, बहुत सारी तहजीबें मिक्स हैं। और जाहिराना तौर पर मैं अपने आप को कहता हूँ कि हम आदतन कायर हैं, बुज़दिल लोग हैं। हमारे में इतना दम नहीं है कि चाहे हम खुदा के नाम से डरें या भगवान के नाम से डरें या किसी और भी वजह से डरें, तो हम लोगों के दिमाग में हम धार्मिक होने की वजह से कहीं ना कहीं ये कमजोरी आ गई है। हम वो लोग हैं जो तलवारें बेच के मुसल्ला खरीद लेते हैं। तो हम तो दुआओं से और मंत्रों से दुश्मन को दूर रखने वाले लोग हैं, लड़के दूर रखने वाले लोग नहीं हैं। वरना तो जितने मजदूर सड़कों पर थे, इन लोगों के घर परिवार भी तो होंगे। अगर इनके परिवार के दो दो आदमी भी अपने इलाके के एमएलए एमपी के बाहर खड़े हो जाते, तो ट्रेन तो क्या हवाई जहाज भी चल जाता। लेकिन बि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जहनीत कमजोर है। बिल्कुल, कहीं न कहीं शायद मुझे आपसे इत्तेफ़ाक रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम दूसरे सवाल की तरफ आएँ जो हम सोच रहे थे आपसे पूछें। अभी परसों की न्यूज़ है कि डब्ल्यूएचओ को अमेरिका ने ये कहा है कि चाइना की कठपुतली बन गया है और हम अपनी एड्स रोक रहे हैं। तो इसका असर हम आने वाले टाइम में क्या देखते हैं? नहीं, ये ट्रंप ने कहा है और ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जी, अपने आप को डब्ल्यूएचओ से टर्मिनेट कर लिया है। जी, अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ट्रंप आज नहीं तो कल अमेरिका का गार्बाचोव बनने वाला है। और ये जी, जो भी पॉलिसीज अपना रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को तोड़ने की और कमजोर करने की साजिश है। क्योंकि अमेरिका के सांसदों का कहना है कि अमेरिका की पावर अमेरिका के अंदर नहीं है, अमेरिका के बाहर है। और जी, उसी ताकत को इस्तेमाल करते हुए एक नई विश्व व्यवस्था लाने के लिए, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी। आज डब्ल्यूएचओ तोड़ा है, हो सकता है कल कोई G20 तोड़ दे, और हो सकता है WTA तोड़ दे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वो बढ़ते बढ़ते सितंबर तक उम्मीद रखनी चाहिए कि यूएनओ को भी एक नए सिस्टम में लेके आएंगे, एक नई विश्व व्यवस्था को लेके आएंगे। क्योंकि चाइना ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली डॉलर की साम्राज्य खत्म कर दिया है। अमेरिका की जड़ें तो खोखली वहीं से हो जाती हैं। आप डॉलर के सामने अगर कुछ लेना चाहें तो अमेरिका आपको देगा नहीं, क्योंकि डॉलर के पीछे कहीं नहीं लिखा होता कि आई प्रॉमिस टू पे, जैसा हमारे रुपए के पीछे लिखा होता है। और अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है, ऐसी कोई व्यवस्था होती है, जो 100 साल पहले ये कागज की करेंसी लगाई थी जिन लोगों ने, जिस पावर्स ने, या जिसको आप कह सकते हैं कि जो हिडन गवर्नमेंट है, ग्रे गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट को एक नया सिस्टम लाना चाह रही हो बैंकिंग का, एक नया सेंट्रलाइज बैंक लगा रही हो जिसमें डिजिटल होगा और जिसमें हर आदमी का लेन देन उनकी निगाह से गुजरेगा, सारे कारोबार उनके नज़र में रहेंगे। तो उसकी शुरुआत के लिए यही होगा कि सेंट्रल बैंक खत्म हो जाए, रिजर्व बैंक जैसे हमारा है ऐसे रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका है, फेडरल बैंक है, वो सारे बैंकिंग सिस्टम खत्म होकर कोई नए सिस्टम की तरफ कदम बढ़ाया गया है। उसकी शुरुआत डब्ल्यूएचओ से ही माननी चाहिए। चलिए हम दुआ करेंगे कि हमारे यहाँ कम से कम कोई गोर्बाचोव ना आए और एक उम्मीद ही कर सकते हैं। यही तो दिक्कत है कि हम लोग सिर्फ दुआओं के भरोसे रहते हैं।
सर दवाओं के कोशिश भी भरोसे भी रहना चाहिए। जी जी, दुआ भी करेंगे। आपने बताया ना, हम लोग बड़े कायर हैं, हम खड़े नहीं हो सकते, हम सिर्फ दुआएं, क्योंकि हमने अपने मुसल्ले बेचकर, ओ सॉरी, तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीदे हैं, तो और दूसरे जो हालात हालांकि बना दिए गए हैं। हालांकि कभी कभी ये बेहतर भी होता है, सब्र रखने वालों का अल्लाह साथ देता है। जी लेकिन एक हद से बिल्कुल ज्यादा सब्र भी अच्छा नहीं होता। बिल्कुल, जहाँ कहा गया है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो तलवार की छाँव में भी जन्नत कही गई है। शायद हमारे बेशक बेशक। लोगों ने उसको भुला दिया है, हमें याद रखना पड़ेगा। जी। अच्छा, एक सवाल और ये था कि इस वक़्त चाइना के जो हालात हैं, हम मध्यस्थता की बात अमेरिका ने की है, अमेरिका के अपने हालात अच्छे हैं नहीं। उधर फिर हमारी एक सो कॉल्ड नेशनल मीडिया ने ये कहा कि मोदी जी का मूड ठीक नहीं है अमेरिका चाइना के लिए। तो क्या हम इस पोजीशन में हैं, ये कह सकते हैं कि हमारा मूड नहीं है, वो कोई मतलब घर की कोई बीवी या बेटी या कोई नौकरानी है जिसके लिए हमारे बड़े साहब का मूड खराब हो गया है? हम ये तो अल्लाह रहम करे, किसी का नाम लेते हुए बेहतर नहीं रहता, लेकिन एक जीते जागते आदमी का मूड खराब हो जाए वो अच्छी बात नहीं है। जी लेकर पाकिस्तान से और ईरान तक, ईरानी से लेकर पाकिस्तानियों तक सबको चिंता होने लगती है कि मूड खराब नहीं होना चाहिए। जी तो मूड की अपनी बात है। जहां तक आप बात कर रहे हैं मीडिएशन की, जी मध्यस्थता की, तो जी आप देखेंगे कि अमेरिका ने जहां भी मध्यस्थता की है उसने काम बिगाड़ने के लिए की है, बनाने के लिए नहीं की है। हमने बहुत पहले भी कहा था और हमारा शक था, आज भी हमारा ये शुबा है कि अमेरिका की, जब ओबामा आए थे पेंटागन की, तब पेंटागन की ये पॉलिसी थी कि कैसे भी करके भारत को चाइना से लड़ा दिया जाए, और दोनों जब युद्ध में आ जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, तो किसी बहाने से चाइना पर प्रतिबंध लग जाएगा और भारत पर भी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। क्योंकि वेस्टर्न पावर्स के लिए ओबामा ने खुद कहा था कि आने वाला वक्त, भारत हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आ रहा है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर हम नेक नियति से काम करें, मेहनत करें, तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है जो हम चाइना को भी पीछे ना छोड़ देते। हमारी पॉलिटिक्स या हमारी पॉलिटिकल विल इतनी कमजोर है, हम लोगों की सोच इतनी, नीयत इतनी खराब है कि हम वहां तक नहीं जा पाते। वरना यही 1974 में, 1974 में जब मिसेस गांधी ने परमाणु परीक्षण किया था, तो सारे प्रतिबंध लगे थे भारत के ऊपर। लेकिन तब हम अपने अंदरूनी कारोबार से और अपने अंदर के, हमारे जो छोटे कॉटेज इंडस्ट्री थी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, हम उसी के बिहार पर जिंदा रहे और हमने पूरी दुनिया का मुकाबला किया। लेकिन वही हालात आज हैं, आज हमारी अपनी इंडस्ट्रियां तो खत्म हो गई हैं। तो मैं यही बता रहा था कि अमेरिका का ये इंटेंशन थी, अमेरिका कभी खुद डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ता और दक्षिण एशिया से वो बाहर नहीं जाना चाहता। हाल फिलहाल में उसको मजबूरन अफगानिस्तान से 19 साल की लड़ाई के बाद जाना पड़ा। चाहे वो जलील होके जा रहा है या जीत के जा रहा है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वो वहां अपनी सेनाएं विड्रॉ कर रहा है। और उससे पहले वो हमसे स्ट्रेटेजिक समझौते कर चुका है, कौम कासा का समझौता कर चुका है कि भारत के किसी भी अड्डे को, हवा सैनिक और नागरिक अड्डे को, उसकी सेनाएं कभी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। या दूसरे अल्फाज में कहें तो हम एक तरीके से अमेरिका का गुलाम हो चुके हैं। अब ऐसे में उसका प्रेशर था, ये प्लान था कि हम कैसे भी करके चाइना से भिड़ें। और चूंकि हम भी हमारी असलियत जानते हैं कि हमारी अपनी मायशी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि हम युद्ध में जा सकें। और ठीक है, हमारी सेना बहुत पावरफुल है, सब चीजें हैं, हम अपना मनोबल नहीं गिराना चाहते, लेकिन ये भी हकीकत है कि युद्ध बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो बिल्कुल ऐसे में उसका प्रेशर यही रहेगा कि हमारा चाइना से भिड़ंत हो और फिर किसी बहाने से प्रतिबंध लगे। अभी हाल फिलहाल में जी उन्होंने एक बिल पेश किया है जिसमें वो तिब्बत को मान्यता देने वाला है। जी तो अगर वो बिल पास हो जाता है और हम उसके साथ खड़े हो जाएं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी। फिलहाल WHO से उसका निकलना हमारे लिए इसलिए फायदेमंद है कि ताइवान के मसले में हम बेइज्जत होने से बच गए। चलिए, बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं ये पॉजिटिव रहा।
अच्छा, अभी हमारे पीछे एक हल्का सा डिस्कशन हो रहा था, एक इनफॉर्मल सा, उसमें आपने ये कहा था कुछ गल्फ के हालात के बारे में। तो मैं वो जानना चाहूंगा वो क्या चीजें थी कि जो गल्फ का थोड़ा सा क्रिटिकल है सिचुएशन इन फ्यूचर। नहीं, गल्फ में आप दो हिस्से देखें ना। गल्फ में ज्यादातर जो गल्फ कंट्रीज हैं, ईरान को छोड़कर या ईरान के जो साथ लगे हुए हैं उनको छोड़कर, बाकी सब अमेरिका परस्त हैं। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कहें या ना कहें, वो यहूदियों के प्रेशर में है या उनके इन्फ्लुएंस में है। उसमें यूएई भी है और सऊदिया भी है। आज सऊदिया को हम लोग मानते हैं, बड़ी इज्जत इसलिए देते हैं कि वहाँ काबा शरीफ है, लेकिन अगर हम सल्तनत को देखें तो सऊदी सल्तनत कहीं से भी आपको नहीं लगती वो कुरान की हिदायतों को मानते हो या कुरान की हिदायतों पर चलने वाले लोग हों। खैर, ये एक दीगर मसला है। जी फिलहाल बिल्कुल। मेन प्रॉब्लम ये है कि दुबई के अंदर और यूएई के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट है, वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उसकी बाहर की है, अपनी नहीं है। और वो लोग सिर्फ कमाते किस चीज का है? एक फ्री ट्रेड होने का और फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए ही कमाते हैं। उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, इंडियंस की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स या ये जब ट्रेड खत्म हो जाएगा, बाजार में जब दुकानें बंद हो जाएंगी, तो जो आज लाख रुपए महीने की दुकान है, उसको कोई भैंस बांधने के लिए 5,000 में भी नहीं लेगा। तो यही हालत आप समझें कि दुबई की हो सकती है। और अगर डॉलर का वर्चस्व खत्म हो जाता है, डॉलर की स्ट्रेटेजिक पावर खत्म हो जाती है वर्ल्ड में, तो नेचुरली दुबई भी खत्म हो जाएगा। हाँ, सऊदी अरब के बारे में उम्मीद करते हैं कि वो धीरे धीरे रशिया और चाइना के खेमे में आ रहा है। अगर आ गया तो बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर उनके पास खजूर भी है और ऊँट भी है, आब जमजम भी है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल, खजूर भी है, ऊंट भी है। लेकिन शायद अगर आप देखें पीछे कहीं डिस्कशन ये भी हो रहा था कि चाइना अपना पूरा जितना भी माल होगा उसको डंप करेगा यूएई में और वहां से फर्दर एक्सपोर्ट करेगा। कुछ इस तरह का डिस्कशन शायद हमने किया था एक बार। तो ये वो चीजें पॉसिबल नहीं लग रही हैं अब। अभी फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि यूरोप पहले चांसेस ये थे कि यूरोप अमेरिका के साथ चला जाएगा। जी लेकिन जैसा अभी जर्मन के यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री जोसेफ ने बयान दिया है कि जी आने वाली जो शती है, ये जो 2021 है, 21वीं शताब्दी है, ये एशिया की होगी। और एशिया में जो महाशक्ति है, जो पावर है, वो चाइना ही होगा। और फिलहाल तो हमें यही नजर आ रहा है। आज की डेट में चाइना का 90% प्रोडक्शन शुरू हो चुका है कोरोना के बावजूद। जी और जिस यूरोप को या जिसको भी मिडिल ईस्ट को, जिसको भी अपनी जो जरूरतें चाहिए, जो सामान चाहिए, वो तो उसको लेना ही पड़ेगा। और चाइना बिल्कुल से सस्ता फिलहाल कोई नहीं दे रहा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ जैसे आपने बताया यूरोपियन यूनियन ने कहा, जर्मनी ने भी शायद G20 में शामिल होने से माजरत कर ली। हाँ, और तो जी, और G7 दूसरी में। G7 में, सॉरी G7 में। और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन का कल एक मैं न्यूज देख रहा था, उन्होंने इंडिया से भी कहा है, एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जो एंटी सी प्रोटेस्टर है उनको रिलीज करना चाहिए। तो ये शायद इंडिकेशन है हमारे लिए कि वो चाइना की तरफ जा रहा है जैसे आप बता रहे हैं। नहीं, हमारे लिए तो बहुत से इंडिकेशन आ रहे हैं और बहुत तरफ से आ रहे हैं। लेकिन जी दिक्कत तो ये है कि जो हमारी लीडरशिप है, वो अपनी जहनियत से बाहर निकले तो आगे चलें। अगर वो अपने ही सोच में और अपनी ही लिमिटेशंस में फंसे और बने पड़े रहेंगे, तब शायद हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। हम एक ऐसे ख्वाबों में जी रहे हैं कि इतिहास में हम महापुरुष बन जाएं। और महापुरुष दुश्मन दुश्मन को खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका होता है उससे दोस्ती करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हमारे इन इंडिकेशंस को समझा जाए, इंडिया हमारा समझे। और जैसे आपने कहा कि दुश्मन को दोस्त बना लेना ही सबसे अच्छी पॉलिसी होती है जंग जीतने के लिए। अच्छा सर, जैसे हमने कहा था कि हमारे कुछ व्यूअर्स थे, उनके कुछ सवालात हमें मिले हैं, वो मैं जी आपसे जी पूछना चाहूंगा इस शो के आखिर जी में। एक कैसर हुसैन जैदी साहब हैं जिनका ताल्लुक है दिल्ली से। जी जी उनका सवाल ये था कि इंडिया जो है पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिसीज जो हैं वो यूएस पर क्यों बेस्ड रहती हैं, हमेशा हम उस पर डिपेंड रहते हैं, जबकि हिंदुस्तान का अगर देखा जाए पॉलिटिक्स में चाणक्य के दौर से कहा गया है कि अपना पुरानी हिस्ट्री है, हमारी पॉलिटिक्स अपनी होती थी और अपनी डिप्लोमेसी होती थी, जिसको हमने कहते हैं कि हमने दुनिया को सिखाया है।
ऐसा क्यों है कि हम यूएस के पीछे रहते हैं और आज भी वहीं खड़े हैं इस सब के बाद भी? सबसे पहले तो कैसर साहब, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन सवाल आपने जो किया उस सवाल को बहुत पीछे तक ले गए। हम यूएस के साथ कभी नहीं रहे। आप अगर याद करें तो जब कोल्ड वार का टाइम था तब हम सोवियत संघ की खेमे में गिने जाते थे, और सोवियत से हमें हमेशा हेल्प मिली है, चाहे वो 1971 की वार हो या उससे पहले 60s के आसपास जब हमारे यहाँ अनाज की कमी थी। और उसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक नई पॉलिसी शुरू की थी, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो हमने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि हम गरीब होने के बावजूद भी अमेरिका और रशिया दोनों के सामने बराबर से सीना तान कर और आंखें दिखाकर खड़े रहते थे। हाँ, पिछले 6 सालों से जरूर हम मान सकते हैं, 6 या 8 सालों से, कि हम अमेरिका के पीछे लग गए हैं। उसके पीछे उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि हमारी नेताओं को या हमारे चुनाव को, जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है, इसमें जैसे जैसे पैसे की दरकार होती चली गई तो उस पैसे को पूंजीवादी और पूंजीपति लोगों ने फीड करना शुरू किया। जब पूंजीपति ने फीड करना शुरू किया तो बाद में उन्होंने फिर अपना फायदा भी उठाया। आज भी आप देखें तो हमारे अंबानी ग्रुप के ज्यादातर कंपनियां मलेशिया में रजिस्टर्ड हैं। इजरायलियों के साथ, यहूदियों के साथ इनकी पार्टनरशिप है। आज जियो, जिसको हम कहते थे स्वदेशी है, उसकी 37% हिस्सेदारी ये बेच चुका है। जबकि 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी बेचने का मतलब ये होता है कि आपको उसके डायरेक्टर अपने यहाँ लगाने पड़ेंगे। इसका जी। मतलब हम अगर 10 डायरेक्टर हैं हमारे, तो 10 में से हम 4 डायरेक्टर तो उसके लगाएंगे, और अपने 6 अगर हम मरे गिरे लगा लेंगे तो वही चलेगा जो उनकी मर्जी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से देश को गुलाम करने की तरफ हम एक कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे उसकी वजह से हमारी कमतरी, एहसास कमतरी रहा हो, या हमारी कुछ और सोच रही हो। सर, एक सवाल और था। ये हैं सलाहुद्दीन साहब, जिनका ताल्लुक केरला से है और ओमान में हैं आजकल बेस्ड। इनका कहना यह है कि पहली चीज तो इनकी एक शिकायत यह है कि जो हमारी नेशनल मीडिया है, साउथ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती। सारी खबरें, सारी चीजें वो सिर्फ नॉर्थ के बारे में बात करती है, स्पेशली हिंदी मीडिया जिसे हम कहेंगे। जी जी। और हम बात भी करते हैं तो चाइना और नेपाल बॉर्डर की बात करते हैं, जैसे हमने अपने पिछले शो में भी इवन कहा कि चाइना और नेपाल की बात। उन्होंने कहा कि जिस तरह श्रीलंका से हमारी ट्रीटी थी या तमिल एलटीटी के बाद, उस वक्त ये था कि चाइना या कोई भी पावर उस तरफ जाती नहीं थी। एलटीटी को खत्म किया गया, जो भी रहा उसके पीछे। तब चाइना ने एंटर करने की कोशिश की मनमोहन सिंह के दौर में। मनमोहन सिंह ने पूरा फार ईस्ट में घूमकर जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया और इवन सिंगापुर और से भी, सॉरी, हांगकांग से भी शायद कुछ टाई अप्स किए थे, जिसकी वजह से चाइना को रुकना पड़ा था वहां पर। लेकिन आज के हालात ये हैं कि चाइना आगे बढ़ता जा रहा है और हम उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो श्रीलंका और इंडिया की डिप्लोमेसी कहाँ है? नहीं, सैयद सलाहुद्दीन अपनी जगह बिल्कुल ठीक कहते हैं, और उसकी वजह यह है कि हम लोगों की सोच इतनी लिमिटेड हो गई है कि या हम कुएं के मेंढक बना दिए गए हैं कि हमें अपने कुएं से बड़ा कोई तालाब और कोई संसार नजर ही नहीं आता। ऐसे ही हम गोबर पट्टी के लोग हैं। हमें गाय गोबर और जो ये हमारा एरिया है दोआबा, जिसको हम गंगा जमुनी कहते रहते हैं, जबकि कहीं तक भी हमारे अमल अमाल में दूर तक गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती, शायद कभी इतिहास में पढ़ी होगी। तो उसी वही वजह है कि हम लोग साउथ को अपने साथ इसलिए नहीं मिला पाए। एक तो भाषा की दिक्कत है, लैंग्वेज प्रॉब्लम के अलावा एक कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ का पंजाब पाकिस्तान के पंजाब को ज्यादा नजदीक समझता है बनिस्बत आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के लोगों को। तमिलनाडु वाला दिल्ली वाले को इतना दूर समझता है, वो श्रीलंकन से ज्यादा अपने आप को नजदीकियां महसूस करता है। तो ये एक कल्चरल इफेक्ट है, उससे तो कहीं भी नहीं जा सकते। अच्छा, बाकी जहां तक बात है कि हम लोग श्रीलंका के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते, ऐसी बात नहीं है। श्रीलंका के ऊपर मनमोहन सिंह साहब के टाइम में बहुत ध्यान दिया गया, और उसी की वजह थी कि हम्बल टोटा को हमने चाइना के हक में नहीं जाने दिया। क्योंकि डिप्लोमेसी और सियासत, मैंने पहले भी कहा था, पीढ़ियों का काम होता है। कम से कम 25 से 50 साल की
आगे की प्लानिंग लेके लोग चलते हैं। अगर आज 100 साल पहले उस्मानिया खत्म हो गई थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि उस्मानिया की सोच को या खिलाफत, निज़ाम खिलाफत को कभी अपनी सोच से निकल जाने दिया हो। सिर्फ वक्त की इंतज़ार थी कि हम नहीं तो हमारे अगली पीढ़ी, अगली से अगली पीढ़ी, हम फिर से वहाँ आएंगे। तो चाइना ने बहुत साल पहले ये समझ लिया था कि अगर चाइना को कोई चुनौती दे सकता है तो वो भारत ही है, क्योंकि भारत के पास चाइना से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज चाइना से भी अच्छे हैं, हमारी वर्क पावर चाइना से अच्छी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इंग्लिश बोलने समझने वाले लोग हैं। हम बहुत जल्दी पूरी वर्ल्ड में अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं, पूरी दुनिया में हम कहीं ना कहीं मौजूद रहते हैं। उसके लिए मैं आपको याद कराऊं कि 2007-2008 के आसपास चाइना ने अपने सभी नागरिकों को, जो भी इस लायक थे, उनको अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ फंडिंग की थी कि आप पैसा लीजिए, आप कनाडा के नागरिक बन जाइए। तब 3.5 करोड़ रुपया लेता था इंडियन रुपीज के हिसाब से कनाडा, लगभग $2.5 लाख। आज भी वो $2.5 लाख है उसका रेट। तो $2.5 लाख देके आप कनाडा के सिटीजनशिप ले सकते हैं अपने परिवार के लिए। तब गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने अपने नागरिकों को पैसा देके और जगह जगह पे उनको वहाँ की नागरिकता दिलाई, वहाँ को उनको स्टैब्लिश कराया। आज दुनिया के जितने भी, खासकर ये जो ईस्ट के देश हैं, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, कनाडा है, अमेरिका है, वहाँ पर चाइनीज बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं, और वो कहीं भी रह लें, वो अपने मुल्क से उतनी ही मोहब्बत करते हैं, उतने ही जुड़े भी रहते हैं। और जो आदमी जिस मिट्टी से होता है, वो उस मिट्टी की चाह तो उसको खींच तो कभी ना कभी रहती ही है। जी बिल्कुल, जैसे तो हमारे यहाँ भी कुछ, चाइना, मैं आपकी सॉरी बात काटना चाह रहा हूँ, यहाँ जी मुझे जी, ख्याल आ गया, जैसे आपने कहा कि जो जिस मुल्क का होता है उसे मोहब्बत रहती है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में हैं जो पासपोर्ट कनाडा का लिए हुए हैं और भारतीय, लेकिन मोहब्बत उनकी आज भी है, और सबसे ज्यादा देशभक्त बड़े बने हुए हैं वो लोग। हाँ, वो तो कलाकार हैं, तो कलाकार के बारे में तो कुछ भी कह सकते हो। जी जी लेकिन जी अभी मैं आपको याद कराऊं कि अभी आज ही मैंने देखा था, खुशवंत सिंह साहब जो हैं, जी तो इनकी वसीयत थी कि जी। इनकी मिट्टी इनके गांव के उसमें दफनाई जाए, अच्छा। अस्थियां। जी जी तो इनके बेटे के साथ में गया था इनके हदाली गांव में, और जी वहाँ की गवर्नमेंट ने वो उनका एहसान समझे, वहाँ उनको जगह उनके स्कूल में दी है, 2 गज जगह दी है, उसी मिट्टी में वो हाँ आराम फरमा रहे हैं। ऐसे ही कुलदीप नैयर थे। जी जी कुलदीप नैयर ने कहा था कि मेरी अस्थियां हरिद्वार में प्रवाहित ना की जाएं, रावी में प्रवाहित की जाए, लाहौर में। तो उनकी अस्थियां लेके अभी पिछले से पिछले साल जब वो फौत हुए हैं, तो लाहौर में गए थे, वहाँ चिनाब में और रावी में, दोनों में बहाई गई थी। तो मिट्टी की खींच तो होती है। आज एमडीएच वाले 93 साल के जो बाबा जी हैं, जिनकी फाइल गुम गई है यमराज के पास, वो भी अपने आप को कहते तो सियालकोटी हैं। तो ये तो अपनी जगह है। तो मैं ये बात बता रहा था कि जैसे चाइना के लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं खिंच रहती है और वो लोग फैले हुए हैं, ऐसे ही हम लोग भी बहुत जगह फैले हुए हैं। लेकिन अगर हम उसी स्ट्रेटजी पर चलते, हम चाइना को उसी हिसाब से रोकते, अगर हमने लुक ईस्ट वाली पॉलिसी मनमोहन सिंह साहब ने निकाली थी, तो उसका रीजन यही था कि इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, हम यहाँ जाके चाइना को रोक सकते। लेकिन ये बदनसीबी कह लें या हमारी गलतियां कह लें कि आज मालदीव जैसा भी छोटा सा देश हमारे कब्जे से बाहर निकल गया है। आज नेपाल भी हमें आके दिखा रहा है, और उसके बाद जो बाहर के दूर के हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, वहां से भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। और किस बात पे नहीं रहे हैं? सिर्फ हमारे अहंकार और हमारे झूठे गरूर की वजह से। आपको याद होगा कि मोहम्मद महातिर जब पाकिस्तान जा रहे थे, तो हमने उनको एयर स्पेस देने से मना कर दिया। तो इस तरीके की ओछी हरकतें लॉन्ग टर्म में नुकसान देती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और शायद इन्हीं वजह से हम लोग साउथ में, खासकर हिंदी मीडिया वाले साउथ में नहीं देख पाते, वरना तो हमारा एटॉमिक कमांड अंडमान निकोबार में हमने बनाया हुआ था, और बहुत सिंसियरली हम वहाँ पर रहते थे। पर 3 साल पहले हमारा एक जहाज गिरा दिया। अब कहने वाले तो मीडिया में ये भी कहते हैं कि वो स्विचेस लेकर जा रहा था,
उसमें 29 वायु सैनिक मर गए थे, A-35 विमान था, आज तक उसके बारे में सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आदमी जानता भी है लेकिन पब्लिकली कह नहीं सकता। बहरहाल ये हमारी बदनसीबी है, हम जिस हालात में आज चल रहे हैं ये देश हित में नहीं कह सकते आप। चलें, हम दुआ करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम ये सब चीज़ें और बेहतर हों, और जैसे आपने बताया कुलदीप नैयर जी का और खुशवंत सिंह जी का, इस तरह की बहुत से लोगों की ख्वाहिशात होंगी, अल्लाह उनकी पूरी कराए, क्योंकि वो बड़े लोग यहाँ थे। भी हैं जी, और वहाँ भी बहुत वहाँ भी। लोग ऐसे हैं, जी, जी, ऐसे बिल्कुल। बहुत लोग हैं जो ये चाहते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जी, एक बार हमें हमारे बुजुर्गों की कब्र पे फातहा पढ़ने की इजाजत मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। तो हम दुआ करेंगे कि उन सब की ख्वाहिशात पूरी हों और अमन-ओ-अमान कायम रहे, और ये आमीन। लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल चुका है, जिसको लॉकडाउन 5 कह रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें खोल दी गई हैं, और हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि उन चीज़ों को फ़ॉलो करें, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है, उसको भी पूरे ध्यान में रखें। बाबा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी बातें करने का तो बहुत कुछ है, बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, जी जी, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी आपके दर्शकों से भी। अल्लाह सबको जी, सलामत रखे, अपना ख्याल रखें। खुदा जी, हाफिज। खुदा हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ये थे प्रमोद पावा जी, जिनके ख़यालात आप सुन रहे थे। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि टाइम की लिमिटेशंस हैं, हमें इस शो को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम अगले एपिसोड में फिर कुछ नए सवालात के साथ इनके साथ हाज़िर होंगे। अगर आप भी कुछ सवालात पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवालों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी के साथ, ताकि हम अगले शो में उन सवालात को शामिल करें। चलते चलते एक रिक्वेस्ट और है कि हम इसी तरह से शोज़ आपके सामने लाते रहें। उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, और उस सपोर्ट में आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिस तरह भी शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।